दीपावली ऐसे एक दिन नहीं होता है, ऐसे 5 दिन का पर्व रहता है। दीपावली भी, काली पूजा भी, गोवर्धन पूजा, फिर सोहराय, भैया दूज है। तो ये सब मिला करके आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। क्योंकि इस पर्व में हम सब दीप जला रहे हैं, तो पहले ही कहा गया है कि वे अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी सत्य से या असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। आज यहाँ उपस्थित हैं आप सब लोगों के समक्ष, तो आप सब लोगों के ध्यान में है कि भाई 15 नवंबर का दिन वैसे तो देश के लिए भी और झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देश के लिए मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इस देश के जो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, जो कि अंग्रेजों के विरोध उस समय जो लड़ाई लड़े, वैसे महापुरुष की जन्मदिन 15 नवंबर को आ रहा है। और उसके बाद फिर उसी दिन झारखंड राज्य की भी स्थापना दिवस यानी उनके जन्मदिन यानी भगवान बिरसा मुंडा को ही समर्पित रहा है। जो कि अलग झारखंड राज्य भी जब केंद्र में एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनके हाथों अलग राज्य का निर्माण हुआ, तो वो भी स्थापना दिवस है या राज्य के भी जन्मदिन कह सकते हैं, वो भी 15 नवंबर। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 साल पहले आप सबको ध्यान में आया होगा, सिर्फ स्मरण करा रहे हैं, जो किसी भी या कोई भी सरकार ने खास करके जो ट्राइबल समाज में जो पैदा हुए महापुरुष उनको कोई स्थान नहीं मिला। याद लोग यादा कदा जरूर करते थे सीमित क्षेत्रों में और फिर कुछ वर्गों में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में उसे मनाया जाता है। तो ये अपने आप में मैंने कहा कि जो 15 नवंबर का दिन वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और इस साल तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहाँ से ओलिहातू जा करके जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं कि वो दिन। और तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से भी इस बार जरूर शेयर करूं। और आप झारखंड को बने हुए 23 साल अब पूरा हो जाएगा। 23 वर्षों की झारखंड यानी एक प्रकार से जो सफर है
हम इसको कह सकते हैं कि झारखंड अब जवानी के दहलीज पर पहुंच चुका है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले तो हमारे ही नेतृत्व में सरकार बनी थी, 28 महीनों तक हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से 19 तक आज जो उड़ीसा के गवर्नर बने श्री रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीन मुख्यमंत्री हम सब लोग रहे 15 नवंबर 2000 से लेकर के, तो इस राज्य में विकास की वैसे तो कई एक गाथा है, आप सब लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को मैं पॉइंट आउट कर देना चाहूँगा कि 15 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति अगर आप याद करें तो झारखंड में कानून व्यवस्था और उसमें भी खास करके माओवादी जो प्रॉब्लम था कि एक विरासत में मिली हुई थी प्रदेश में, ये काफ़ी हालत खराब थी। जैसे सरहद में दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही अपने बंकरों में छुप करके रहते हैं, वैसे ही झारखंड के जंगलों में भी उग्रवादियों ने अपने ठिकाना बना रखे थे और कानून व्यवस्था राज्य में भी बिगड़े हुए था पूरी तरह से। लगे राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार ही जब सरकार बनी और हम सब लोगों ने सरकार बनाई तो कानून के राज्य को हम लोगों ने स्थापित किया। यानी जो किसान खेत खलिहानों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर गए थे, खेतों को छोड़ दिया था माओवादी उग्रवादियों के कारण, फिर वो वापस आए और खेती बाड़ी करने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय की यह हालत आप सब लोग अगर याद करेंगे तो आप आज के तारीख से अगर आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के, जैसे हमने कहा कि 3 मुख्यमंत्री थे और हम सब लोगों ने इस राज्य में पहला काम कानून व्यवस्था को ठीक रखा। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो अब कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। अब उसमें भी जो धनबाद जैसा क्षेत्र जहां पर कोयला नगरी है, आम लोग वहां बताते हैं कि भाई कोयला की यानी आज तक इस प्रकार से अवैध रूप से उत्खनन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है हेमंत सोरेन के राज्य में। आए दिन बड़े बड़े व्यवसायी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्यमियों को भी, दुकानदारों को भी टेलीफोन पर धमकियां दी जाती है, पैसा जमा करो, दो नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा, और गोलियां भी चलती है। ये आम घटनाएं हैं। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी बंद किया था बाजार को, ये आप सब लोगों के संज्ञान में। तो पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करते थे तो फिर अपराधी खौफ खाते थे, इधर उधर छुपते फिरते थे, लेकिन आज वो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस का जो काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सजा दिलाना, हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से उन सारे लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को वसूली में लगा रखे हैं। ये आज झारखंड प्रदेश की स्थिति है। मैंने इसलिए कानून व्यवस्था की मुद्दा को पहले उठाया क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं सरकार की पहली ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो फिर राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि आम लोगों को सुकून की जिंदगी चाहिए, तभी उद्योग धंधा फल फूल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है।
और आज मैं कह सकता हूं ये 4 वर्षों के हेमंत सोरेन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से, जिसको कह सकते हैं, ठप हो चुका है। उसके बाद विकास का भी मामला है। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो आप सबको ध्यान में है कि गांवों तक पहुंचने की क्या हालत थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उससे पहले कि गांवों के लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने में कठिनाई थी, यानी आवागमन की सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं बीजेपी की जब से केंद्र में भी सरकार बनी और प्रदेश में भी जब सरकार रही, तो आवागमन की सुविधा यानी सड़कों की सुविधा, सड़कों के इसको कह सकते हैं जाल बिछाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, नदी नाला में पुल पुलिया बना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बने तो एक बड़ा संकल्प लेकर के पूरे देश और झारखंड में भी पीछे नहीं रहा, यानी गांव के घरों तक भी बिजली पहुंचे। और आप याद करिए, पहले हम लोग मिट्टी तेल के लिए जूझना पड़ता था। कहीं जहां कहीं भी जाते थे, लोगों की शिकायतें यही मिलता था कि भाई हमारे यहाँ मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, नहीं बांट रहा है। लेकिन बीजेपी की जब सरकार बनी तो लगातार मैं कह सकता हूं विकास के उस मुकाम को हासिल किया। अब मिट्टी तेल कहीं कहीं कोई चर्चा भी लोग नहीं करते हैं। अब अगर कहीं लोग चर्चा करते हैं तो भाई हमारे यहाँ 10 दिनों से 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, या 60 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक से वोल्टेज नहीं रहता है, तो 100 केवीए का मिलना चाहिए, 200 केवीए का चाहिए। तो आप बिल्कुल डिमांड ही बिल्कुल बदल गई। तो आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो ये विकास का काम हुआ। अब पिछले सरकार की अगर आप याद करें, तुरंत जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारी माँ बहनों के लिए कितनी कुछ काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं उस काम को अभी यहाँ नहीं गिना रहा हूँ। लेकिन प्रदेश में भी आप देखें तो जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो आप याद करिए कि 50 लाख रुपया तक के कितना 1% में रजिस्ट्री होता था। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, लड़ली बहला योजना, कन्यादान योजना, ऐसी महिलाओं के लिए और भी कई योजना है, मैं आपको खाली संक्षिप्त में कह रहा हूं। जब हमारी सरकार थी तो आप सबको याद है बच्चियों को साइकिल भी हमने उसी समय देना प्रारंभ किए थे। फिर रोजगार के क्षेत्र में भी उस वक्त आप सबको याद है कि एक तो गांव में ही पढ़े लिखे नौजवानों को शिक्षक नियुक्त करना, बसें उपलब्ध कराने, और फिर हाल फिल में भी देखे जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो कितना सिपाही की बहाली, दरोगा की बहाली, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए क्या कहते हैं उसको, पुलिस में बटालियन नया गठित करना। तो जिसको कह सकते हैं विकास के लिए एक बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती है। लेकिन आज अगर आप हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल को देखें, फिर उस वक्त यानी 29 बच्चों को पायलट भी बनाया गया था, जो आज भी वो हवाई जहाज आसमान में उड़ा रहे हैं सरकारी पैसे से, सबको जॉब भी लग गया। आज अगर इन 4 वर्षों की सरकार के कालखंड को देखें तो इन्होंने बड़ी बड़ी सरकार ने घोषणा की नौजवानों के लिए कि हम रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। आप सब लोगों ने विधानसभा में सुने होंगे, जिनका विधानसभा में बीट है तो उसको लोग देखते होंगे सब।
कुछ भी नहीं किया, रोजगार भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत नौकरी वोकरी जो बांट रहा है वो भी वही था जो पिछली सरकार ने जो काम करके गई थी, खाली वो नियुक्ति पत्र नहीं बांटे थे। और उसमें भी लड़का लोग कोई इनसे लिया, सीधा सीधा नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, पंचायत सेवक वगैरह की जो पोस्टें थी। फिर पूर्व सरकार में ही शिक्षक का जो पद वगैरह था, जो वो सब भी उसी को किया। उन्हें कुल मिलाकर के अगर 4 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो नौजवानों को भी ऐसे ही इन्होंने सरकार ने लोगों को और में रखा। तो मैं कह रहा था कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे माओवादिस्ट के क्षेत्र में जो काम इस राज्य में हुआ था, और आप तो भ्रष्टाचार से भला कैसे ये निपट पाएगी ये सरकार? ये तो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों अखबारों में ही छपा था, हमने देखा कि भाई ईडी वालों ने इनको एक नहीं बल्कि 10-10 ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करने के लिए सरकार को पत्र लिख चुका। लेकिन वो सारे के सारे पत्र यानी वो अलमीरा में शायद हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन को भी जो नोटिस दिया गया, एक नहीं 2, 3, 4, 5 नोटिस उनको दिया गया, वो भी हाजिर नहीं हो रहे। हमने तो कहा है कि भाई अगर इतना नोटिस के बाद कोई हाजिर नहीं होता है तो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई करनी हो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आम जनों की कानून पर से विश्वास उठ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति कानून के रखवाले होते हैं और संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री है राज्य के, अगर वही कानून का अनुपालन नहीं कर, उसी को वो डिसओबे कर रहे हैं, तो सवाल इसकी नहीं है कि वो डिसओबे करे। सवाल ये उठता है कि आखिर कानून का क्या होगा, और फिर आम जनों को ये भरोसा भी उठ जाएगी। इसलिए पहले तो हेमंत सोरेन को बिल्कुल कानून का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उपस्थित होकर के अपनी बात बतानी चाहिए। अगर वो गड़बड़ नहीं किए तो उनको घबराना भी नहीं चाहिए, और नहीं तो फिर विधि सम्मत ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। विषय वस्तु काफ़ी है, लेकिन मुझे लगा कि आज सब आप लोगों से आज मैं इतना ही बात कर रहा हूँ।